गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता ही कि इससे पहले हमने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह एक बड़ा साम्राज्य बना था। बड़ा साम्राज्य कैसे बना था? जैसे छोटे छोटे किंगडम्स को मिला के एक बड़ा एम्पायर बना था। लेकिन समय के साथ साथ क्या चीज़ें बदलती रहती हैं। उसी तरह मौर्य एम्पायर का भी एक दिन क्या हुआ, उसका विघटन हो गया, यानी मौर्य एम्पायर ख़त्म हो गया। लेकिन विघटन के बाद भारत देश में बहुत सारे चेंजेस हुए, नए नए टाउन बने, एग्रीकल्चर में बदलाव आने लगे। धीरे धीरे सब चेंजेस हो गया, सब चेंज होने लगे। ट्रेड का काम बढ़ने लगा। तब हमें एक नए मार्केट की तलाश थी, क्योंकि जिस तरह हमारा एग्रीकल्चर वगैरह में चेंजेस आने लगे, हमें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केट की तलाश थी। तो लोग अपने सामान का आयात निर्यात करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, जिससे उनके सामान का क्या हुआ कि मतलब उनके सामान बिकने लगे, चेंजेस बिकने लगे। ठीक है, तो उसी बारे में आज हम पढ़ेंगे कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में, कि कैसे कैसे तीर्थयात्री बने, राजा कैसे कैसे क्या करता था, व्यापार कैसे होता था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो दक्षिण भारत व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत सोना, मसाले खास तौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कीमती पत्थर और काली मिर्च और मसाले वगैरह के लिए प्रसिद्ध था, यानी फेमस था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। मतलब रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो उसको क्या लोग कहते थे, उसको काले सोने के नाम से उसको बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापारी अपने सामान को किसके द्वारा पहुंचाते थे? तो जहाज़ और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। रोम एक जगह का नाम है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। मतलब दक्षिण भारत में बहुत सारे क्या है, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। पहले क्या है कि रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। इस बारे में इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। नाविक यानी जो नाव वगैरह चलाते थे, तो मानसूनी हवा का बहुत मौसम का फ़ायदा उठा के क्या करते थे, अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। चलिए फिर एक साथ के साथ क्वेश्चन भी इसके साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सीटेट जुलाई 2013 में, कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। तो फर्स्ट क्या है, काला जादू, सेकंड है काला ताबीज़, थर्ड है काला पत्थर, फोर्थ है काला सोना। तो किसके नाम से पुकारते थे? तो काला सोना के नाम से बुलाते। साम्राज्य में जैसे काली मिर्च इतना फेमस था कि लोग उसे काले सोने के नाम से पुकारते थे, यानी बोलते थे। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत सारे पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। अब कावेरी का मैदान उपजाऊ क्यों? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के साइड में है और यहाँ पे पानी वानी की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। कि जो मैदानी इलाके, जो तटीय इलाकों के जो सरदार होते थे, क्योंकि जब उपजाऊ होगी, खेती बाड़ी अच्छी होगी, तो क्या है, उनके पास क्या है, धन की संपत्ति होगी और क्या उनकी धीरे धीरे उनकी क्या शक्ति बढ़ जाएगी। संगम के कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार किसे, ये तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, जिसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता है और मुखियाओं के लिए किया गया था। और ये थे कौन कौन से? चोल, चेर और पांडव,
जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन कौन 3 थे? तो चोल, चेर और पांडव क्या है 23 साल पहले बहुत इनको शक्तिशाली पावरफुल माना जाता था। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। मतलब तीनों में से तीनों मुखियाओं का 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से पहला कौन था? तो जो तटीय हिस्सा में है और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। और इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब 6 केंद्रों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। वो कौन कौन से हैं? तो एक तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी। एक चोलों का पतन पुहार का कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई में था। ये मुखिया लोगों में से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। यानी कर नहीं लेते थे, लेकिन लोगों से क्या करते थे? उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे और इनमें से कुछ धन अपने पास रख लेते थे। बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। मतलब कहने का मतलब कि जो भी ये उपहार इनको मिलता था सब अपने पास नहीं रखते थे। वो क्या करते थे? कुछ अपने पास रख देते थे, बाकी जो बचा था वो क्या करते थे? अपने रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बांट देते थे। उनमें संगम कवियों ने उन मुखियाओं का प्रशंसा में कविताएं लिखी थी। वो संगम कवि जो मतलब कि जो मुखियाओं के बारे में, प्रशंसा के बारे में उनकी कवि लिखी थी, इसलिए उनको बांट दिया जाता था। जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। मतलब उन मुखियाओं के बारे में जो कवि सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखते थे तो उनको क्या दिया जाता था? तो कीमती जवाहरात और सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। यानी सातवाहनों का सबसे जो फेमस प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। उसके बारे में किसके से पता चलता है? तो जो भी दान किया हुआ एक अभिलेख है, कॉइन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। मतलब दक्षिणापथ का मतलब होता है जो भी दक्षिण की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसे क्या कहते हैं हम? दक्षिणापथ। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। मतलब इन जगह पे यानी पूर्वी तट पे, पश्चिमी और दक्षिणी तट पे क्या किया? अपने सेना भेज दी। अब चलिए देखते हैं कि रेशम मार्ग की कहानी क्या है। मतलब रेशम मार्ग की क्या कहानी है, कैसे क्या किया जाता था, रेशम को कैसे बनाया जाता था। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। मतलब समाज में सबसे महंगी मांगी जाती थी किसको? रेशम को। रेशम कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत कठोर प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल के, मतलब रेशम के जो कीड़ा है उसके अंदर कच्चा, उसे क्या कहते हैं? रेशम निकाल के फिर सूत की कताई करते हैं, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। मतलब रेशम बनाने का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 7000 साल पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। मतलब इस तकनीक को उन्होंने बताया नहीं, बहुत सालों तक उन्होंने छुपा के रखा था। पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले आते थे। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते थे और उसके साथ साथ अपनी इस जगह की परंपरा और पोशाक वगैरह ले आते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग
के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब जिस रास्ते से वो आते जाते थे उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पे रेशमी कपड़े भेजते थे। मतलब उपहार के मतलब कि ईरान और पश्चिमी एशिया के जो शासक होते थे उनको उपहार के तौर पे क्या भेजते थे, तो रेशम के, जो वहाँ पे फेमस चीज़ है, तो रेशमी कपड़ा उपहार के तौर पे यानी गिफ्ट के तौर पे उनको दिया जाता था। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। मतलब 2000 साल पहले मतलब रोम के जो शासक थे, जो बहुत अमीर लोग होते थे, तो वो क्या है, रेशम के कपड़े पहनते थे और रेशम के कपड़ा एक फैशन में बन गया था और रेशम के कपड़े काफ़ी महंगी आती थी, तो इसलिए वो धनी लोग ही ज़्यादातर तो फैशन के तौर पे ज़्यादा पहनते थे। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। बहुत भयानक रास्तों से वो आते थे जाते थे, बहुत खतरनाक रास्ते होते थे, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा होती। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यानी जो हम टोल टैक्स देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, क्या यात्रा मतलब आते जाते थे तो उनको से क्या शुल्क लिया जाता था, पैसे लिया जाता था व्यापारियों से। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके पहले हिस्से पर, जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि पेज नंबर 84 और 85 पर जो दिया हुआ है, तो इसमें सिल्क रूट के बारे में बताया कि सिल्क कपड़ा मतलब लेकर आने और लेकर जाने का कैसे हुआ था। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या है, चीन है, मतलब ये क्या है, चीन है, चीन ये रास्ता है, ये इसी रास्ते से क्या करते थे वो, मतलब कि सिल्क का मतलब रास्ता है, इसी रास्ते से लेकर आते जाते थे कपड़े को। ठीक है, चीन का एक मार्ग बनाया हुआ था, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। मतलब शुल्क तो लेते थे, लेकिन और तोहफा के जरिए मतलब उनको लाभ भी मिलता था। जो शुल्क जो भी दिया जाता था या तोहफा दिया जाता था तो उनकी क्या करते थे, वो इन लुटेरे वगैरह आक्रमण से उनको सुरक्षा देते थे। और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। सबसे फेमस कौन थे, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे, कुषाण थे। मतलब सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था, तो कौन से शासक थे, तो कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे, मतलब सिल्क रूट पर जो भी यात्रा करते थे वो इन मतलब सिक्कों का क्या करते थे, उपयोग करते थे, यानी इस्तेमाल करते थे। चलिए फिर साथ के साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन आया सीटेड फरवरी 2015 में, जो क्वेश्चन है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो कौन से थे, तो कुषाण थे। ठीक है, तो कुषाण नाम के इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।